हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसीएम वर्ल्ड। तो जैसे कि फ्रेंड्स मैंने अपने चैनल के ऊपर एक कम्युनिटी डाली थी कि आप लोगों को जीडीएस कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल्स के ऊपर जो जीडीएस के कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल्स 2020 हैं उनके ऊपर आप लोगों को वीडियो चाहिए या नहीं। मतलब आप सब लोगों को एक ओवरव्यू हो जाएगा कि जीडीएस के कौन कौन से रूल्स हैं एंड ज्वाइनिंग लेने से पहले आप लोगों के साइन भी करवाए जाते हैं कि आपने सभी जीडीएस के कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल अच्छी तरीके से आपने पढ़ रखे हैं एंड आप उनको जानते हो एंड देन साइन करने के बाद में आपकी जो ज्वाइनिंग है वो करवाई जाती है। तो उसमें आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया एंड आप लोगों ने कहा कि हाँ भैया जल्दी से वीडियो बनाओ। आज की वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए है, आप लोगों की डिमांड के ऊपर कि जो जीडीएस के कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल है वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो जीडीएस के काफ़ी सारे रूल्स हैं कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल्स में, मतलब काफ़ी सारे रूल्स उन्होंने दे रखे हैं। बट जो मेन रूल जो आपको पता होनी चाहिए, जो हम लोगों को एक ओवरव्यू मिल जाएगा ये जीडीएस के कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल जो मेन है, वो मैं आपको आज की वीडियो में थोड़ा बहुत बता दूंगा। एंड मतलब सारे रूल्स ही हम कवर कर रहेंगे बट ज़्यादातर वो जो रूल्स हैं मैं उन पे ज़्यादा हाईलाइट करूंगा जो कि मेन रूल्स हैं जिनके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। तो बिना किसी देरी के फ्रेंड्स हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। एंड चलिए फ्रेंड्स हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो जीडीएस कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल की जो मतलब ये पीडीएफ है जिसमें कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बता रखे हैं, ये मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखी है। एंड इसका ये जो मतलब पीडीएफ है इसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप सीधा वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जीडीएस सेक्शन के लिए ये जो मतलब इन्होंने नोटिस है ये जारी किया था। एंड आप लोग यहाँ पे इसकी डेट भी देख सकते हो, 14 फरवरी 2020 को ये जो नोटिस है ये जारी किया गया था। हालांकि अभी इसके बाद में 2020 के बाद में इसमें काफ़ी कुछ चेंजेस किया गया है जो कि मैं आपको साथ के साथ में इस वीडियो में बता दूंगा। एंड जो अपडेटेड रूल्स हैं एक दो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा आगे चल के। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सभी सीपीएमजी को भेजा गया है, ऑल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। सब्जेक्ट है इसका डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ग्रामीण डाक सेवक कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल्स 2020। तो ये जो जीडीएस के कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल है जिसके ऊपर जीडीएस टिका हुआ है, मतलब जीडीएस के जो सारे रूल्स हैं उनकी ज्वाइनिंग के रूल्स, क्या कुछ हो सकता है हमारे काम के रूल्स वगैरह सब कुछ जो रूल्स हैं वो इसमें दे रखे हैं। उसके बाद में सर मैडम द एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल्स 2011 हैज बीन अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय इशू ऑफ सुटेबल अमेंडमेंट्स। तो पहले 2020 से पहले ये 2011 के जो कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल्स है ये चलते थे, बट बाद में इनको अभी आप देख सकते हो कि 2020 में दोबारा से अपडेट कर दिए गए थे इन सप्रेशन of the existing rules issued in 2011. The Department of Post Gramin Dak Sevak Conduct and Engagement Rules 2020 are hereby circulated by incorporating all the amendments. तो इसमें जितने भी सारे अपडेशन है वो सभी यहाँ पे इन्होंने बताए हैं। इन ब्रीफ, रिवीजन अमेंडमेंट्स इंसर्शन मेड इन एग्जिस्टिंग रूल्स एज आर फॉलोज। तो मतलब यहाँ पे जो ये 2011 के सभी रूल जो हैं वो 2011 वाले ही रखे गए हैं, बट कुछ चेंजेस किए गए हैं। कौन कौन से रूल्स में चेंजेस किए गए हैं वो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि जो ये जो ग्रामीण डाक सेवक कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल जीडीएस के जो ये रूल्स हैं ये 31 जो रूल्स हैं यहाँ पे इशू किए गए हैं। एंड जहाँ पे मतलब मेन जो मतलब अपडेशन की गई है वो है रूल 3B में, रूल 3C में, 7A 7B 10A 10A से लेके 10G तक, 21A एंड 21B हैव बीन इंसर्टेड एज न्यू रूल्स। तो ये जितने भी ये सारे रूल्स हैं ये एज न्यू रूल्स यहाँ पे इंसर्ट किए गए हैं। रैशनलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग 5 कैटेगरीज ऑफ जीडीएस इन 3 कैटेगरीज विज branch postmasters, assistant branch postmasters and डाक सेवक्स अंडर रूल 3C विद suitable note below। तो पहले यहाँ पे 5 कैटेगरीज होती थी जीडीएस की, बट अब उनको कम करके 3 कैटेगरीज में बांट दिया गया है। रूल बिलो 3A 7 has been replaced with appropriate sentence relating to applicability of the conditions of residence to Gramin Dak Sevaks. Rule 3B and 3C have been incorporated in connection with eligibility criteria for engagement to GDS post and 2 types of voluntary discharge schemes of GDS respectively। तो जब मतलब डिस्चार्ज जब रिटायर होंगे तो यहाँ पे 2 स्कीम भी यहाँ पे और जोड़ी गई है। रूल 4 हैज़ बीन अमेंडमेंट बाय मेकिंग सम मॉडिफिकेशंस। और यहाँ पे इन्होंने मतलब ये सभी रूल्स की बता रखी है किस रूल में कितना क्या चेंजेस किए गए हैं। बाकी अभी हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे रूल्स की तरफ। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल्स 2020। तो यहाँ पे ये जो जीडीएस के कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल है यहाँ से स्टार्ट होते हैं। इन सुपरवाइजेशन तो ये वही है 2011 वाले सभी रूल्स हैं, बस इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन वगैरह की गई है। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट रूल है वो आता है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। These rules may be called the Department of Post Gramin Dak Seva Conduct and Engagement Rules 2020. They shall come into force
ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ देयर सर्कुलेशन। तो ये मतलब जब इनको सर्कुलेट किया गया ये तभी से एक्शन में आ चुके हैं। एप्लीकेशन, दीज रूल शैल अप्लाई टू ग्रामीण डाक सेवक ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये सभी जीडीएस के ऊपर लागू होते हैं। डेफिनेशन, इन दीज रूल्स अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। तो मतलब यहाँ पे जितने भी हैं जहाँ पे भी हमारे पास यहाँ पे एंगेजिंग अथॉरिटी आएगा उसका मतलब है मींस एन अथॉरिटी एम्पावर्ड टू एंगेज जीडीएस ऑन बेसिस ऑफ जीडीएस कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल, कि जिसने हम लोगों की ज्वाइनिंग करवाई है, यानी कि हमारे डिविजनल हेड। उसके बाद में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पोस्ट, इंस्पेक्टर पोस्ट इन रिलेशन टू अ पोस्टल रेलवे मेल सर्विस सब डिवीजन, द असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ और सब डिविजनल इंस्पेक्टर और रेलवे मेल सर्विस इन चार्ज ऑफ सब डिवीजन एज केस मे बी। तो यहाँ पे मतलब ये जो एएसपी हैं, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट है, उनकी भी यहाँ पे पोस्ट जो है बताई गई है कि ये सब सेम है। एएसपी आईपी जो होते हैं वो, एंड जो अगर रेलवे मेल सर्विसेज में है तो ये सब डिविजनल हेड होते हैं। एंड यहाँ पे इनका क्या काम है वो बताया गया है। गवर्नमेंट मीन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जहाँ पे भी गवर्नमेंट का नेम आएगा मतलब उसका नाम है सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड ग्रामीण डाक सेवक का मतलब है कि एक ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि एक एबीपीएम, एक असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि एक एबीपीएम, एंड ए डाक सेवक। तो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एंड डाक सेवक के बीच में क्या फर्क है एंड इनकी जो वर्क प्रोफाइल है उसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो एक बना रखी है। अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं की, चेकआउट कर लेना। मेरी इस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें सारी वर्क प्रोफाइल, सारी सैलरी एंड असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एंड डाक सेवक के बीच का क्या फर्क है वो मैंने आपको सारा कुछ बता रखा है। नोट 1, ग्रामीण डाक सेवक अदर देन ब्रांच पोस्ट मास्टर्स बीपीएम एंड वर्किंग इन ब्रांच पोस्ट ऑफिसेस आर डेजिग्नेटेड एंड कॉल्ड एज असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर्स। तो यहाँ पे ये वही इन्होंने फर्क बता रखा है कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर कौन है एंड डाक सेवक कौन है। हेड ऑफ अ सर्कल मींस द हेड ऑफ अ पोस्टल सर्कल इंक्लूड्स चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। हेड ऑफ अ डिवीजन का मतलब होता है सुप्रीडेंट। हेड ऑफ अ रीजन का मतलब होता है पोस्ट मास्टर जनरल। एंड मेंबर्स ऑफ द फैमिली इन रिलेशन टू जीडीएस इंक्लूड्स द वाइफ, चाइल्ड और स्टेप चाइल्ड ऑफ सेवक। तो मतलब मेंबर्स ऑफ द फैमिली में क्या आएगा, एक जीडीएस की वाइफ, उसके बच्चे, एंड whether residing with him or not, and in relation to sevak who is woman, the husband residing with her and dependent on her। तो एक अगर कोई लड़की है जीडीएस है देन उसका हस्बैंड जो कि उसके ऊपर डिपेंड है वो भी उसकी फैमिली में काउंट होगा। एनी अदर पर्सन रिलेटेड वेदर और ब्लड और बाय मैरिज टू सच सेवक और टू सच सेवक wife or husband and wholly dependent on such sevak but does not include a wife or husband legally separated from such sevak or a child or step child who is no longer in any way dependent upon such sevak or of whose custody the sevak has been deprived by any law, only widow and dependent daughter in law। तो यहाँ पे मतलब जो भी और दूसरे हैं जिनका चाहे ब्लड रिलेशन है या नहीं, या फिर अगर उनके बच्चे हैं जिनकी की अभी उनके पास कस्टडी नहीं है, वो उनकी फैमिली में कंसीडर नहीं किए जाएंगे। record officer in relation to the railway mail service, the sub record officer or the head record officer in charge of sub record officer or head record office। Sevak means a person who is working as Gramin Dak Sevak। Postmaster in relation to post office, gazetted postmaster, postmaster in higher or lower selection grade norm based on पोस्ट ऑफिस एक्सेप्ट ए पोस्टमास्टर इन चार्ज ऑफ ए बी सी एन। तो यहाँ पे अगर कहीं पर भी पोस्टमास्टर आएगा उसका मतलब है गेजेटेड पोस्टमास्टर जो कि हेड पोस्ट ऑफिस में होते हैं। अब यहाँ पे ये जो मेन है 3A रूल, अभी जितनी भी स्ट्राइक्स हो रही हैं जीडीएस की तरफ से, AIGDS यूनियन की तरफ से, ये सभी हो रही हैं 3A के ही रिलेटेड, क्योंकि जहाँ पे भी नाम आता है वहाँ पे आता है कि 3A रूल को हटाओ, 3A रूल को हटाओ। एंड मेन जो जीडीएस का रूल है यही है जिसके ऊपर की सारा जो जीडीएस का मुद्दा है वो टिका हुआ है, एंड जिसकी वजह से जीडीएस को काफ़ी सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड नहीं की जा रही है। तो अब आप यहाँ पे देखो 3A रूल क्या कहता है। इसका मतलब है कि जो भी ग्रामीण डाक सेवक है, जो भी जीडीएस है, वो एक दिन में 5 घंटे से ज़्यादा अपनी ड्यूटी नहीं कर सकता। एक ये रूल है। देन अ सेवक शैल नॉट बी रिटेन्ड बियॉन्ड 65 ईयर्स ऑफ एज। तो मतलब 65 ईयर्स के बाद में वो काम नहीं कर सकता। अ सेवक शैल हैव टू गिवन एन अंडरटेकिंग दैट ही हैज़ अदर सोर्स ऑफ इनकम। तो यहाँ पे ये क्या है कि 3A रूल में एक और यहाँ पे बात कही गई है कि जो भी जीडीएस है उसको एक और यहाँ पे प्रूफ देना पड़ेगा कि उसके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम है टीआरसीए से अलावा, कि आपको यहाँ पे जो गवर्नमेंट की तरफ से 10,000 बेसिक पे, 12,000 बेसिक पे से जो आप लोगों को मतलब यहाँ पे दिया जा रहा है टीआरसीए, उसके बियॉन्ड, उसके बिसाइड्स, उसके साथ साथ आपके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम है अपनी फैमिली को पालने के लिए। क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है आपको सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे का टीआरसीए देती है, नॉट योर सैलरी की आप अपने घर वालों को चलाओ, उस चीज़ से आप अपने घर का पालन पोषण करो। देन अ सेवक कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पोस्ट यूनिट टू अनदर पोस्ट यूनिट इन पब्लिक इंटरेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव विजिलेंस ग्राउंड।
तो जो जीडीएस है वो कहीं पर भी ट्रांसफर किया जा सकता है, वो पब्लिक के इंटरेस्ट के हिसाब से, अगर आपको पब्लिक बोलती है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन कोई कहता है तो आप उस हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर किए जा सकते हो। उसके बाद में सेवक शैल बी आउटसाइड इन द सिविल सर्विसेज ऑफ द यूनियन। तो जो सिविल सर्विसेज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें एक जीडीएस काउंट नहीं होता है। अ सेवक शैल नॉट क्लेम टू बी एट पार विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ मतलब उसकी एक जीडीएस की मतलब तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को काफ़ी सारी और भी फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। Residents in post village delivery jurisdictions of the post office within 1 month after the selection but before engagement shall be mandatory for a सेवक। तो जो है ग्रामीण डाक सेवक, उसको जहाँ पे उसका सिलेक्शन हुआ है उसके पोस्ट विलेज में रहना पड़ेगा, या फिर जो डिलीवरी जुरिडिक्शंस है उसके अंदर आपको रहना पड़ेगा अपनी ज्वाइनिंग से पहले। फेलर टू रिजाइड इन प्लेस ऑफ ड्यूटी ऑफ जीडीएस बीपीएम एंड विद इन डिलीवरी जुरिडिक्शंस ऑफ द पोस्ट ऑफिस फॉर अदर कैटेगरीज ऑफ ग्रामीण डाक सेवक आफ्टर एंगेजमेंट शैल बी ट्रीटेड एज violative of conditions of engagement and liable for disciplinary action under Rule 10 of the Conduct and Engagement Rules, requiring removal, dismissal। तो अगर एक कोई जीडीएस बीपीएम है, उसको अपने पोस्ट ऑफिस के विलेज में रहना पड़ेगा। अगर वो नहीं रहता है देन उसको निकाल भी सकते हैं, या फिर मतलब अगर नहीं रहते हैं तो उसकी ज्वाइनिंग भी नहीं हो सकती है। एंड अगर आप कोई एबीपीएम हो या फिर डाक सेवक हो, देन आपकी जहाँ पे सिलेक्शन हुआ है आपको उस पोस्ट ऑफिस के जुरिडिक्शंस के अंदर रहना पड़ेगा, मतलब जहाँ तक कि उस पोस्ट ऑफिस का एरिया है उसके अंदर अंदर आप रह सकते हो। बट एक बीपीएम के लिए मैंडेटरी है कि वो उस ही विलेज में रहे। Post office shall be located in the accommodation to be provided by Gramin Dak Sevak branch postmaster suitable for use as post office premises. However, where accommodation is provided for post office by the central, state government, local government, village panchayat, etc., the same will be used for post office premises। तो एक जीडीएस को अपने पोस्ट ऑफिस बनाने के लिए, बीओ खोलने के लिए वहाँ पे जो जगह है वो लेके देनी पड़ती है, चाहे फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, स्टेट गवर्नमेंट की हो, विलेज पंचायत की हो, वो कोई भी यहाँ पे दे सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ ड्यूटीज ऑफ अ सेवक शैल बी परमिसिबल। तो जो जीडीएस है उसकी ड्यूटीज को कंबाइन भी यहाँ पे किया जा सकता है। अब यहाँ पे सुनो 3B रूल क्या है। तो 3B रूल है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एंगेजमेंट टू ग्रामीण डाक सेवक। तो एक अगर कोई बंदा जीडीएस में शामिल होना चाहता है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी। सबसे पहले आ जाती है एज लिमिट। तो 18 से 40 साल की जो एज लिमिट है वो रखी गई है। यहाँ पे जो रिलैक्सेशन दी गई है वो सिर्फ और सिर्फ अपर एज में दी जाती है, यानी कि 40 ईयर्स में दी जाएगी। बाकी 18 से कम चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो आपको नहीं लिया जाएगा। आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए। तो जो SC ST हैं उनको 5 ईयर की रिलैक्सेशन है, यानी कि वो 45 साल तक भी आ सकते हैं। ओबीसी को 3 ईयर की रिलैक्सेशन है। ईडब्ल्यूएस को कोई रिलैक्सेशन नहीं है। जो पीडब्ल्यूडी है उनको 10 ईयर की है रिलैक्सेशन। जो पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी है उनको 13 ईयर की रिलैक्सेशन है। एंड जो पीडब्ल्यूडी है विद SC ST उनको 15 ईयर की यहाँ पे जो रिलैक्सेशन है वो दी गई है। तो यहाँ पे देयर विल बी नो रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट टू ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को कोई भी यहाँ पे रिलैक्सेशन नहीं दी जाती है। हाउएवर द पर्सन बिलोंगिंग टू ईडब्ल्यूएस who are not covered under the scheme of reservation for SC ST and OBC shall get 10% reservation in engagement to Gramin Dak Sevak post in the Department of Post as prescribed by this। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जो कि SC ST या फिर OBC की रिजर्वेशन में मतलब काउंट नहीं होते हैं, यानी कि वो जर्नल EWS है, देन उनको यहाँ पे ग्रामीण डाक सेवक की एंगेजमेंट में 10% का रिजर्वेशन भी मिलता है। नोट 2, यहाँ पे नोट 2 भी है। ऑल एंगेजिंग अथॉरिटीज शेल मेंटेन द अबव एज रिलैक्सेशन। तो यहाँ पे अथॉरिटी वालों को बोला गया है कि ये सभी जो है मतलब रिलैक्सेशन यहाँ पे देखी जाए। दिस रिलैक्सेशन हाउएवर इज नॉट एप्लीकेबल फॉर पर्सन विद बेंचमार्क ऑफ डिसेबिलिटी ब्लाइंड। कि जो बंदा पीडब्ल्यूडी है एंड उसके मतलब डिसेबिलिटी ब्लाइंडनेस है, एज इन प्लेस ऑफ ब्लाइंड कैंडिडेट विद लो विजन हैव बीन आइडेंटिफाइड एज प्रेस्क्राइब्ड दिस। तो उनको यहाँ पे कोई भी तरीके से नहीं लिया जाएगा। एंड जो ब्लाइंड है उनकी जगह पे जिनका लो विजन है उनको यहाँ पे कंसीडर कर लिया जाएगा, बट ब्लाइंड को यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप लोगों का काम मतलब सारा फिर वही होता है देखने का। ब्लाइंड में तो दिक्कत हो जाती है ना। देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे रखी गई है। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है, अगर आप 10th पास और देन आप इस जॉब में आ सकते हो, आप अपना फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज। तो लोकल लैंग्वेज आप जहाँ पे भी आप सिलेक्ट हो रहे हो वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। एंड वो ऐसे नहीं है कि सिर्फ आपको आनी चाहिए आपने बोल के दिखा दी चल जाएगा, नहीं। आपने 10th स्टैंडर्ड में वो जो मतलब
लैंग्वेज है जो आपके एरिया की लोकल लैंग्वेज है जहाँ पे अभी आप सिलेक्ट हुए हो वो आपने अपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी होनी चाहिए। द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड द लोकल लैंग्वेज एटलीस्ट अप टू 10th स्टैंडर्ड। तो आपने 10th स्टैंडर्ड में वो जो सब्जेक्ट है, वो जो लैंग्वेज है वो आपने स्टडी की होनी चाहिए एज डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटिंग टू द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, तो बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग आपको होनी चाहिए, यानी कि आपको एक बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। द कैंडिडेट्स फॉर ऑल अप्रूव्ड कैटेगरीज ऑफ जीडीएस रेफर टू इन above will be required to furnish basic computer training course certificate of at least 60 days duration from any computer training institution run by central governments, state government, universities, boards, private institutions, organization. This requirement of basic college knowledge certificate shall be relaxable in cases where a candidate has studied computer as a subject in matriculation or class 12 or any other higher educational level, and in such cases a separate certificate will not be insisted upon। देन यहाँ पे बता रखा है कि आप लोगों को बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग होनी चाहिए, यानी कि अगर आपने 10th स्टैंडर्ड में या फिर 12th स्टैंडर्ड में या फिर हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आपने कहीं पर भी कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट स्टडी कर रखा है, देन आपको किसी भी सर्टिफिकेट की, कंप्यूटर सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपने 10th में, 12th में या फिर अपनी हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कहीं पर भी कंप्यूटर स्टडी नहीं कर रखा, देन आपको एटलीस्ट 60 डेज ड्यूरेशन का अपना जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट है वो सबमिट करवाना होता है एट द टाइम ऑफ योर ज्वाइनिंग। देन यहाँ पे इसका थर्ड पार्ट है, द कंडीशन ऑफ रेजिडेंस शैल अप्लाई एज स्टिपुलेटेड इन रूल 3A ऑफ जीडीएस। दिस the GDS must provide accommodation for branch post office after selection but before engagement as prescribed by the department from time to time। ओके, तो यहाँ पे बता रखा है कि उनको यहाँ पे जो बीपीएम को है वो रहना पड़ेगा, एबीपीएम को जुरिडिक्शंस के अंदर अंदर रहना पड़ेगा। एंड यहाँ पे इसका जो नेक्स्ट है वो है नॉलेज ऑफ साइकिलिंग। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग इज प्री रिक्वेस्टेड कंडीशन फॉर ऑल जीडीएस पोस्ट। तो जितनी भी जीडीएस की पोस्ट है उनके लिए एक और चीज़ कंपलसरी है कि उनको साइकिलिंग की जो नॉलेज है वो होनी चाहिए। इन केस ऑफ कैंडिडेट हैविंग knowledge or riding of scooter or motorcycle then may be considered knowledge of cycling, the candidate has to submit a declaration to this effect। तो आपको साइकिलिंग की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको साइकिल चलानी नहीं आती है, अगर मोटरसाइकिल चलाना आता है, स्कूटी चलानी आती है, देन उसको भी नॉलेज ऑफ साइकिलिंग माना जाएगा। बट यहाँ पे आपसे कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मांगा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपसे सिर्फ और सिर्फ साइकिलिंग ही मांगी गई है। एजुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, तो ये वही है कि आपको एक इनकम का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि आपके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम है। ओके, फर्निशिंग ऑफ सिक्योरिटी, तो पहले क्या होता था कि जीडीएस से 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी ली जाती थी एंड 5 साल के बाद उसको जितना भी उस पर इंटरेस्ट लगता था उसके पूरे पैसे वापस कर दिए जाते थे। बट अब ये जो फर्निशिंग ऑफ सिक्योरिटी है ये बंद कर दी गई है। पहले हर एक जीडीएस को सिक्योरिटी देनी पड़ती थी, बट अब इसको बंद कर दिया गया एंड ये पिछली साल से हुआ है, यानी कि 2022 से ही हुआ है। एंड अब कोई भी सिक्योरिटी नहीं ली जाती है। फुलफिलमेंट ऑफ अदर टर्म्स एंड कंडीशंस, द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एंगेजमेंट शैल पोस्ट शैल अप्लाई एज स्टिपुलेटेड इन रेलेवेंट दिस मॉडिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो यहाँ पे जितने भी और भी अलग यहाँ पे इशू किए जाएंगे आपको उनको भी सबको ध्यान में रखना है। एजुकेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ SC ST OBC पर्सन विद डिसेबिलिटी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो अगर आपको किसी प्रकार की कोई रिजर्वेशन चाहिए या फिर अगर आप SC ST OBC किसी भी ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, देन आपको उसका प्रूफ देना होगा एंड आपको एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया हुआ एक जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो आपको यहाँ पे एंगेजमेंट के टाइम अपना दिखाना पड़ेगा। प्रोडक्शन ऑफ SC ST section certificate, production of SC ST certificate in the prescribed format will be compulsory in case of such candidates। तो यहाँ पे आपको जितने भी कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया हुआ जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको देना पड़ेगा। देन यहाँ पे आ जाती है आपकी सैलरी की बात कि आपको TRC कितना मिलेगा। अगर आप बीपीएम सिलेक्ट हो रहे हो देन आपका बेसिक पे होगा 12,000 रुपीज़। अगर आप ABPM या फिर डाक सेवक सिलेक्ट हो रहे हो देन आपका बेसिक पे होगा 10,000 रुपीज़। एंड इसकी एक पूरी सैलरी के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जरूर से देख लेना। उसके बाद में यहाँ पे आता है मेथड ऑफ एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का मेथड क्या रहने वाला है वो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि जो SC ST हैं और जो PWD कैंडिडेट हैं, जो फीमेल कैंडिडेट हैं, उनके लिए कोई भी फीस नहीं है, उनका फ्री में होगा। एंड जितने भी UR हैं, OBC हैं एंड EWS है उनको 100 रुपीज़ यहाँ पे करना पड़ेगा। देन यहाँ पे आ जाता है जॉब प्रोफाइल ऑफ ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो ब्रांच पोस्ट मास्टर का क्या काम है वो आप यहाँ पे अच्छे तरीके से तसल्ली से अगर आप चाहो तो यहाँ पे बैठ के रीड कर सकते हो। अदरवाइज मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसका कि मैंने वीडियो के शुरू में ही लिंक दे दिया था एंड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा BPM की, ABPM की एंड डाक सेवक की, सभी की जॉब प्रोफाइल बता रखी है विद देयर सैलरी। तो आप वहाँ पे जाके जरूर से देख लेना। उसके बाद में ABPM की भी मैंने बता रखी है वर्क प्रोफाइल एंड डाक सेवक की भी मैंने वर्क प्रोफाइल
बता रखी है। वॉलेंट्री डिस्चार्ज स्कीम्स, ऑल कैटेगरीज ऑफ ग्रामीण डाक सेवक कैन अवेल ऑफ द वॉलेंट्री डिस्चार्ज स्कीम ऑन कंप्लीशन ऑफ 20 ईयर्स ऑफ एंगेजमेंट पीरियड और ऑन मेडिकल ग्राउंड्स एज पर इंस्ट्रक्शंस इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द डिपार्टमेंट। तो अगर आप 20 साल एज ए जीडीएस कंप्लीट कर लेते हो तो यहाँ पे आपको एक वॉलेंट्री डिस्चार्ज स्कीम की भी कोई सुविधा मिलती है जो कि डिपार्टमेंट के द्वारा बताई जा चुकी होगी, मुझे आप नहीं पता, पता लगेगा बता देंगे आपको। एंगेजिंग अथॉरिटी, तो यहाँ पे एंगेजिंग अथॉरिटी आप लोगों के लिए कौन सी है, मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ, इसमें ज़्यादा नहीं। एक जो बीपीएम है उसके लिए उसकी एंगेजिंग अथॉरिटी है एसपी यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट। एक जो एबीपीएम या फिर डाक सेवक है उसके लिए उसकी जो एंगेजिंग अथॉरिटी है वो आईपी की। आप सब लोगों की जो बीपीएम की जो पावर्स है वो एसपी के हाथ में होती है, एंड जो एबीपीएम या फिर डाक सेवक है उसकी जो पावर्स है वो एक इंस्पेक्टर के हाथ में होती है या फिर एक एएसपी के हाथ में होती है। पावर्स ऑफ द एंगेजिंग अथॉरिटी, तो एंगेजिंग अथॉरिटी जो है उसकी क्या पावर्स है यहाँ पे इन्होंने बता रखी है। The powers of engagement authority in matter of awarding any of the penalties specified in Rule 9 may be exercised by authority which has been shown in the schedule annexed to these rules or by any other authority empowered in this behalf by a special order of the head of the circle or the head of the region under circumstances to be recorded in writing, provided that in no case the authority so appointed shall be lower in rank than the authority who originally engaged the Gramin Dak सेवक। तो जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो वहाँ पे सीनियोरिटी लिस्ट में आपका जो नाम है वो नीचे आ जाता है, बस यही बता रखा है। पेंशन, जीडीएस, ग्रेजुएटी, सेवरेंस अमाउंट, द ग्रामीण डाक सेवक शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू पे एनी पेंशन। तो आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई पेंशन नहीं मिलेगी, बट जो जीडीएस को उसकी ग्रेजुएटी मिलेगी, सेवरेंस अमाउंट और एसडीबीएस एज में बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट टाइम टू टाइम। तो जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रेजुएटी वगैरह होती है वो आपको उसी तरीके से मिलेगी, बट पेंशन वगैरह कोई नहीं मिलेगी, बट जो ग्रेजुएटी है वो आपको मिलेगी। देन यहाँ पे आ जाती है लीव की बात, जो मैंने आपको बता रखी है कि हर एक 6 महीने में आपको 10 लीव मिलती हैं, पेड लीव्स। एंड अगर आप विदाउट मतलब पे विदाउट अलाउंस लेना चाहते हो देन आपको वो भी मिल जाती है। Where a sevak fails to resume duty on the expiry of the maximum period of admission granted to him her, or where such a sevak who is granted leave for a period less than the maximum period of admissible to him under these rules remains absent from duty from any period which together with the leave granted exceeds the limit up to which he should have been granted such leave, he shall, unless the government in view of the exceptional circumstances of the case otherwise decided, be removed from engagement after following the procedure laid down in Rule 10। तो यहाँ पे सब कुछ इन्होंने बता रखा है कि अगर आप एक लीव जितने दिन की आपको मिली अगर आप बाद में नहीं जाते हो, एक्सेप्शनल केसेस के अलावा फिर आपको वरना जॉब से भी निकाल सकते हैं। देन एमरजेंसी लीव, हम लोगों को एक कैलेंडर ईयर में 5 एमरजेंसी लीव मिलती है जो कि हम लोग ले सकते हैं। मैटरनिटी लीव मिलती है, जो मतलब लड़कियां फीमेल कैंडिडेट है उनको मिलती है 180 डेज की, यहाँ पे मैटरनिटी लीव आप ले सकते हो। देन यहाँ पे आ जाता है टर्मिनेशन ऑफ एंगेजमेंट, द एंगेजमेंट ऑफ सेवक who has not already rendered more than 3 years continuous engagement from the date of his engagement shall be liable to terminated at any time by a notice in writing given either by a sevak to the engaging authority or by the engaging authority or any authority to which the engaging authority is subordinate or any other authority empowered in the law that behalf by the government by journal or special order to the सेवक। तो आप मतलब अगर आपको अभी तक 3 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं एज ए जीडीएस, देन आप कभी भी उसका रिजाइन दे सकते हैं एंड आप इस नौकरी को जो है वो छोड़ सकते हो। एंड उसका जो नोटिस है वो 1 मंथ मतलब आपको 1 महीने पहले देना पड़ेगा। प्रोवाइडेड दैट द एंगेजमेंट ऑफ एनी सच सेवक में बी टर्मिनेटेड फॉर द विद ऑन विच सच टर्मिनेशन द सेवक शैल एंटाइटल टू क्लेम सम इक्विवेलेंट टू द amount of basic time related continuity allowance plus dearness allowance as admissible for the period of the notice at the same time rates at which he has drawing them immediately before the termination of his her engagement or as the case may be for the period by which shall notice fall short for 1 month। सो यहाँ पे अब आगे आ जाती है नेचर ऑफ पेनल्टीज वगैरह, माइनर पेनल्टीज वगैरह यहाँ पे इन्होंने बता रखी है कि माइनर पेनल्टीज का आपको ऊपर क्या जो मतलब है क्या असर पड़ सकता है। सेंशर डिबेयरिंग ऑफ मतलब अगर आप माइनर पेनल्टीज वगैरह करते हो देन आपको यहाँ पे जो मतलब रिक्वायरमेंट के जो मतलब प्रमोशन के पेपर्स वगैरह होते हैं उसके लिए आपको मना भी कर सकते हैं, आपका जो मतलब पेपर देने पे आपको रोक भी लगा सकते हैं, जो कि एमटीएस के, मेल गार्ड के, पोस्टमैन के या फिर पीएएसए के जो पेपर होते हैं वो 3 साल तक आपको मतलब रोक सकते हैं कि आप 3 साल तक पेपर नहीं दे सकते, ज़्यादा 3 साल से ज़्यादा तक आपको नहीं मना कर सकते। मैक्सिमम यहाँ पे है कि आपको 3 साल तक वो मना कर सकते हैं कि आप अभी पेपर नहीं दे सकते हो। Debarring of a sevak from being considered from requirement to a multitasking staff on the basis of selection cum seniority for a period not existing
3 ईयर्स, तो 3 साल के लिए आपको एमटीएस के पेपर के लिए मना कर सकते हैं। एंड टीआरसीए ऑफ द होल पार्ट ऑफ एनी लॉस कॉस्ट टू द गवर्नमेंट बाय नेग्लिजेंस ऑफ ब्रांच ऑफ ऑर्डर्स। तो यहाँ पे आपकी जो टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस है उसको 1 महीने के लिए बंद भी कर सकते हैं, यानी कि रोक सकते हैं, देन नेक्स्ट मंथ आ जाएगी, ज़्यादा नहीं रोक सकते। विद होल्डिंग ऑफ एनुअल इंक्रीज इन टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी विदाउट कम्युनिकेटिव फॉर अ पीरियड नॉट एग्जिस्टिंग 3 ईयर्स। तो यहाँ पे अगर आप कोई माइनर पेनल्टी करते हो देन आपका 3 साल के लिए यहाँ पे जो एनुअल इंक्रीमेंट होता है वो भी यहाँ पे रोक सकते हैं। उसके बाद में मेजर पेनल्टीज का क्या है, रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज इन टीआरसी स्लैब फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। तो आप लोगों को लिए अगर मेजर आप पेनल्टी करते हो तो आप लोगों की अगर स्लैब 2 में भी चल रही है, अगर आपकी बेसिक पे 12,000 चल रही है देन आपको उसको बेसिक पे 10,000 कर सकते हैं, बट मैक्सिमम 3 साल के लिए। देन कंपल्सरी डिस्चार्ज फ्रॉम एंगेजमेंट विद मॉनेटरी बेनिफिट्स and GDS gratuity proportionate to engagement period rendered by GDS as per condition laid down in डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो आपको जॉब से मतलब डिस्चार्ज करके एंड जो भी आपकी ग्रेजुएटी वगैरह बनती है वो आपको दे सकते हैं। एंगेजमेंट से आपको निकाल भी सकते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर फ्यूचर एंगेजमेंट। तो मतलब माइनर पेनल्टीज में ये होता है कि अगर आपके पास कोई ऑर्डर वगैरह आया, अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हो, वो माइनर पेनल्टीज में माना जाता है। एंड मेजर पेनल्टीज में ये है कि मतलब मेनली बीपीएम के लिए होता है, अगर आप कोई कैश के साथ कोई लफड़ा वगैरह करते हो, अगर कैश ऊपर नीचे होता है देन मेजर पेनल्टीज में माना जाएगा, जिसकी वजह से आपको जॉब से भी निकाल सकते हैं। तो ज़्यादातर ध्यान बीपीएम को ही रखना पड़ता है। एंड माइनर पेनल्टीज में इतना कुछ नहीं होता, बट मेजर पेनल्टी जैसे कि कैश वगैरह का आपका कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दूसरी जो मतलब दिक्कत होती है वो नहीं होनी चाहिए, एंड दैट्स इट, और कुछ भी नहीं होता। उसके बाद में पेनल्टी ऑफ रिकवरी अंडर रूल 9A फुली विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। तो अगर आप कैश के साथ कोई पंगा वगैरह करते हो तो वो कह रहे हैं कि आपकी जो सिक्योरिटी बॉन्ड होता है उसमें से आपको ले लेते हैं, बट अभी तो जैसे सिक्योरिटी बॉन्ड बंद कर दिया गया है तो बस वो आपसे यार कैसे न कैसे करके निकलवा ही लेंगे। कैश वगैरह के साथ तो आप कुछ पंगा करो ही मत, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। प्रोसीजर ऑफ इम्पोजिंग माइनर माइनर पेनल्टीज। तो माइनर पेनल्टीज को यहाँ पे ये कैसे इम्पोज करेंगे वो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, आप लोग देख लेना। एंड मेजर पेनल्टीज को यहाँ पे ये कैसे इम्पोज करते हैं वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे फिर ये कह रहे हैं कि जितनी भी आपने पेनल्टीज वगैरह है, माइनर है, मेजर हैं, उन सबका यहाँ पे इनको एक रिकॉर्ड रखना पड़ता है। एंड अगर कुछ मतलब उसमें दिक्कत पाई जाती है तो वो आप इंक्वायरी भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती उसमें। नॉर्मली देयर इज नो नीड टू कंडक्ट ऑफ एनी इंक्वायरी इम्पोजिंग माइनर पेनल्टीज थ्रू जीडीएस, हाउएवर where minor penalties is to be to rule this is up to the description of disciplinary authority to decide whether an inquiry should be held or not in cases by the delinquent of GDS received by the मतलब हाँ, अगर आप रखवाना चाहो इंक्वायरी देन रखवा सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आप रखवाना चाहते हो तो रख भी देंगे, अगर नहीं रखवाना चाहते हो तो नहीं भी रखेंगे। प्रोसीजर फॉर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग आफ्टर डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज के बाद में आपका क्या कुछ प्रोसीजर रहने वाला आप लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से देख लेना। फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल, ये आप लोग देख लेना, जुडिशियल प्रोसीजर प्रोविजंस ऑफ रूल 10 शैल नॉट अप्लाई। तो जो रूल 10 की अभी यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे इन्होंने मेजर एंड माइनर पेनल्टीज वगैरह जहाँ पे भी इन्होंने जैसे बताया वो कहाँ पे अप्लाई नहीं होंगी। वेयर एनी पेनल्टी इज इम्पोज्ड ऑन सेवक ऑन ग्राउंड ऑफ कंडक्ट विच हैज लेड टू हिज हर कन्विक्शन ऑन अ क्रिमिनल चार्ज। तो अगर कोई क्रिमिनल चार्ज है देन आपके ऊपर वो अप्लाई नहीं होगा, फिर आपको सीधा क्रिमिनल ही बनाया जाएगा। वेयर द अथॉरिटी एम्पावर टू डिसमिस और रिमूव अ सेवक इज सेटिस्फाइड दैट फॉर सम रीजन। तो आपको वो ऐसे ही नहीं निकाल सकते भी आपने कोई मेजर पेनल्टी कर दिया एंड आपको सीधा निकाल दिया जॉब से, नहीं। उनको कोई रीज़न रखना पड़ेगा कि आप किस रीज़न से एक जीडीएस को उसकी जॉब से निकाल रहे हो, टू बी रिकॉर्डेड बाय दैट अथॉरिटी इन राइटिंग। इट इज़ नॉट रीजनेबली प्रैक्टिसेबल टू होल्ड सच इंक्वायरी। तो यहाँ पे अगर किसी को निकालते हैं जॉब से देन उनको एक प्रॉपर राइटिंग में रखना पड़ेगा कि क्या रीज़न है, एंड आप इसके लिए इंक्वायरी भी रखवा सकते हो, ठीक है। वेयर द प्रेजिडेंट इज satisfied that in the interest of the security of the state is not expected to follow the procedures right in that rule, and the engaging authority may consider the circumstances of the case and make such orders thereafter deemed fit। पुट ऑफ ड्यूटी का क्या है क्या नहीं वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। पूरा पिट ऑफ ड्यूटी पे यहाँ पे इन्होंने एक पूरा पेज जो है वो बना रखा है। अपील, आप अपील कैसे कर सकते हो अगर आपको पट ऑफ ड्यूटी कर दिया जाता है, अगर आपको ड्यूटी से निकाल दिया जाता है तो आप उसके लिए अपील भी कर सकते हो। द अथॉरिटी पासिंग द ऑर्डर ऑफ रिगार्डिंग पुटिंग, तो आप इमीडिएटली अपने जो उनके सुबॉर्डिनेट है जो उनसे ऊपर है, जैसे कि अगर आपको आप एवीपीएम हो, अगर आपके आईपीओ ने आपको कुछ बोल दिया या मतलब आपको ड्यूटी से निकाल दिया, आपको पट ऑफ कर दिया, देन आप उसकी जो कंप्लेंट है वो एसपी को कर सकते हो, अपील कर सकते हो, ठीक है।
उसके बाद में पीरियड ऑफ लिमिटेशंस फॉर अपील, नो अपील शैल बी एंटरटेन सबमिटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। तो आप 3 महीने के अंदर अंदर अपनी जो अपील है वो दे सकते हो। में एंटरटेन द अपील आफ्टर द एक्सपायरी सेट पीरियड सेटिस्फाइड। अगर आप 3 महीने के बाद में देते हो तो आपकी कोई भी अपील जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। फॉर्म एंड कंटेंट्स ऑफ अपील, तो आप अपील कैसे कर सकते हैं यहाँ पे इन्होंने पूरा बता रखा है। एंड सबमिशन एंड विद होल्डिंग ऑफ अपील, तो आप कैसे उसका सबमिट कर सकते हो वो भी यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। बस यार कुछ नहीं, एप्लीकेशन वगैरह से लिख के एंड उनके सबॉर्डिनेट को भेज दो, एसपी को भेज दो, किसी को भेज दो। ट्रांसमिशन ऑफ अपील क्या है आप लोग देख सकते हो। कंसिडरेशन ऑफ अपील, फिर वो क्या काम करेंगे उस पर सब कुछ यही दे रखा है। रिविजन, रिव्यू, द प्रेजेंट मोशन अदरवाइज पास, न्यू मटेरियल एविडेंस, बस यार ये तो इन्होंने सब कुछ यही बता रखा है। जर्नल एविसेंशियल एट ऑल टाइम, मेंटेन एब्सोल्युटली इंटीग्रिटी, मेंटेन डिवोशन ऑन टू ड्यूटी एंड डू नथिंग विच इज अनबिकमिंग ऑफ अ सेवक। तो आपको सेवक से अलावा कोई और काम करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी ड्यूटी के प्रति डिवोशन रहो। एंड मेंटेन एब्सोल्युटली इंटीग्रिटी, तो मतलब अपनी जो ईमानदारी है सब कुछ अच्छे तरीके से किस सबके साथ पेश आओ। प्रॉम्प्टनेस एंड courtesy, no civic in the performance of official duty act in a discourteous manner। नो सेवक शैल, तो आपको किसी भी अपनी ड्यूटी के टाइमिंग पे डिसकोर्टियस मैनर के में किसी के साथ भी नहीं बोलना, किसी के साथ भी ऐसा बिहेवियर नहीं करना। इन ही सर ऑफिशियल डीलिंग विद द पब्लिक अदरवाइज अडॉप्ट डिलेटरी टैक्टिक्स और विद विलफुली कॉज डिले इन डिस्पोजल ऑफ द वर्क असाइनिंग टू हिम। तो आपको मतलब अच्छी तरीके से यार सबके साथ आना है पेश। एंड प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हेरेसमेंट ऑफ द वर्किंग वुमेन, यहाँ पे ये सब कुछ इन्होंने बता रखा है, आप लोग देख लेना। वर्क प्लेस इंक्लूड्स, वर्क प्लेस आपका कौन है, क्या कौन कैसे मतलब माना जाएगा वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। टेकिंग पार्टी इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस, तो आप कहीं पर भी किसी भी कोई पार्टी के साथ नहीं होने चाहिए। एंड स्ट्राइक्स, नो सिविक शैल रिजॉर्ट टू अबैट एनी फॉर्म ऑफ स्ट्राइक, कोर्जन और फिजिकल डियरनेस इन कनेक्शन विद, तो आप किसी भी तरीके की यार कोई भी स्ट्राइक नहीं कर सकते हो। पीरियड ऑफ स्ट्राइक शैल बी ट्रीटेड एज अंडर द पीरियड ऑफ स्ट्राइक विल नॉट only result in deduction of TRCA for the period of absence during the strike, but also break in engagement on account of incident violation and sabotage GDS who resort to action for the above kind violate। तो आपके ना जब आप मतलब स्ट्राइक वगैरह पे जाते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका ये नहीं मानना चाहेगा कि आपकी जो TRC है उसमें डिडक्शन किया जाएगा, बट वो आपको और भी काफ़ी तरीके से हार्म करेगा, जो कि यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। GDS who is absent from engagement hours for participating in the strike shall not be entitled to draw TRCA, DA, बोनस, पेड लीव, TRCA एटसेट्रा। तो जो भी GDS अपनी वर्किंग आवर्स के दौरान, अपनी जॉब के दौरान अगर कहीं स्ट्राइक पे जाता है तो उसको मतलब किसी भी तरीके का कोई DA, कोई बोनस, कोई पेड लीव वगैरह नहीं दिया जाएगा। द स्ट्राइक पीरियड शैल नॉट बी एडजस्टेड और रेगुलराइज्ड बाय ग्रांट ऑफ एनी काइंड ऑफ लाइफ लीव। तो अगर आप मतलब कहीं स्ट्राइक पे जाते हो तो आप उसमें किसी भी तरीके कोई लीव नहीं ले सकते, चाहे वो पेड हो चाहे कैसी भी हो, मतलब आपको उस चीज़ के लिए, स्ट्राइक के लिए किसी भी तरीके कोई लीव नहीं मिलेगी। एंड ये कुछ इन्होंने और बता रखा है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे इन्होंने बता रखा है गवर्नमेंट क्या कुछ कर सकती है। एविडेंस बिफोर कमेटी और एनी अदर अथॉरिटी, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। इंसोलेंट एंड हैबिचुअल करेक्टर ऑफ सेवक, यार ये ना इन्होंने मतलब बस ऐसे ही थोड़े बहुत बता रखे, ये आप लोग देख लेना। इंटरप्रिटेशन, इफ एनी क्वेश्चन arises relating to the interpretation of these rules it shall be referred to the government whose decision thereon shall be final। तो अगर आपको इनसे किसी भी तरीके कोई अगर दिक्कत है या फिर अगर आप कुछ पूछना चाहते हो देन आप सेंट्रल गवर्नमेंट को पूछ सकते हो, एंड उनके ही जो मतलब आंसर है, जो उनका डिसीजन है वो फाइनल माना जाएगा। डेलीगेशन ऑफ पावर्स, the government may by general special order direct that any power exercised by those rules shall applicable to such conditions if any may be specified in the order एंड यहाँ पे इन्होंने कुछ बता रखा है कि जो आप अगर ग्रामीण डाक सेवक ब्रांच पोस्ट मास्टर हो तो आपकी एंगेजिंग अथॉरिटी है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस यानी कि DSP, ठीक है ना। एंड अथॉरिटी कंपेयर टू इम्पोज पेनल्टीज, और आपके ऊपर पेनल्टी वगैरह कौन लगा सकता है,
डिप्टी सुपरिटेंडेंट ही आपके ऊपर पेनल्टी लगा सकता है, या फिर हेड ऑफ द डिवीजन जो है सुपरिटेंडेंट वो आपके ऊपर पेनल्टी लगा सकता है। एंड अगर आप अपील करना चाहो देन आप चीफ पोस्ट मास्टर जनरल या कि सीपीएमजी को अपनी जो अपील है वो कर सकते हो। ठीक है, अगर आप एबीपीएम हो देन सीनियर पोस्ट मास्टर जो है वो आपकी एंगेजिंग अथॉरिटी है। जो एसपीएम हम लोग बोलते हैं, हेड ऑफिस के जो पोस्ट मास्टर हैं, वो आपकी एंगेजिंग अथॉरिटी है। या फिर जो एसडीआई होते हैं वो भी आपकी एंगेजिंग अथॉरिटी है। इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट या फिर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस भी आपकी एंगेजिंग अथॉरिटी है। एंड अगर आप अपील करना चाहो देन आप पोस्ट मास्टर जनरल यानी कि पीएमजी को कर सकते हो, या फिर जो हेड ऑफ द डिवीजन होते हैं एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, आप उनको भी कर सकते हो। रेलवे मेल सर्विसेज में अगर आप जाते हो एंड डाक सेवक अगर आप लगते हो देन इंस्पेक्टर या फिर जो एएसपी हैं वो आपकी एंगेजिंग अथॉरिटी है। एंड अगर आपको अपील करनी है देन आप हेड ऑफ द डिवीजन को कर सकते हो जो कि आपके एसपी होते हैं। ये है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ चार्जशीट फॉर माइनर पेनल्टीज। तो माइनर पेनल्टीज के लिए आपका जो यहाँ पे चार्जशीट है वो कैसी यहाँ पे लगाई जाएगी, उसका फॉर्मेट यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। उसका पूरा रीज़न वगैरह लिखा होगा कि क्यों आप लोगों के ऊपर पेनल्टी लगाई गई है। एंड जो इसका मतलब इनिशिएशन, पहले आपको एक लेटर भेजा जाता है जिसमें कि सब कुछ बताया जाता है कि आपके ऊपर क्यों पेनल्टी लगाई जाती है। देन आपको 10 दिन का टाइम भी दिया जाता है कि आप इसके अपील कर सकते हो। एंड अगर कुछ होता है अपील से देन आपके ऊपर वो चार्जशीट हटा भी दी जाती है, अदरवाइज आपके ऊपर वो जो चार्जशीट है वो लगी रहती है। एंड चार्जशीट का मतलब क्या कुछ कैसे प्रोसीजर है, क्योंकि अभी ना अ, थोड़े दिन हुए हैं, 2 से 3 दिन। एंड मेरे एक मतलब फ्रेंड सर्कल में था, उनके ऊपर एक चार्जशीट लगी हुई है, मतलब अभी लगी है। सो उनके साथ क्या कुछ कैसे हुआ, क्यों उनके ऊपर चार्जशीट लगी, उसके ऊपर सेपरेट वीडियो आने वाली है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड साथ के साथ में ना राजस्थान सर्कल की ज्वाइनिंग के ऊपर भी बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है, तो यार चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना। और भी काफ़ी सारी ना मतलब वीडियोज़ आया बनाने के लिए हैं, क्योंकि टॉपिक्स आए हुए हैं एंड काफ़ी मतलब अगर मैं आपको कहूँ कि इम्पोर्टेंट वीडियोस जो है वो चैनल के ऊपर अभी आने वाली हैं। बस अभी जैसे कि आज ये आ गई है एंड 1-2 दिन के अंदर राजस्थान वाली भी आ जाएगी। साथ के साथ में ये जो चार्जशीट वगैरह का जो चक्कर है इसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगी। एंड अभी जो मतलब पीएएसए की जो प्रमोशन के लिए रूल्स वगैरह थे ना कि जीडीएस टू पीएएसए कैसे बने, उसके लिए कितने ईयर्स होने चाहिए, आप लोग प्रमोशन कितने ईयर बाद दे सकते हो, उसके भी रूल्स में अभी थोड़े चेंजेस किए गए हैं। जैसे कि पहले 8 साल था, अभी उनको पता नहीं कम किया गया, ज़्यादा किया गया। सो उसके ऊपर भी यार बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार फटाफट से। एंड बस यहाँ पे इन्होंने कुछ एनेक्स्चर्स एंड आर्टिकल्स वगैरह ही दे रखे हैं, क्योंकि जब आपकी ज्वाइनिंग होगी देन आपसे साइन करवाए जाएँगे ये सभी जीडीएस कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल्स के ऊपर कि आपने ये सब पढ़ रखे हैं। सो आपको यार एक ओवरव्यू होना चाहिए कि हम लोग अगर इस जॉब में जा रहे हैं तो क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हमको अपने तरीके से क्या काम कैसे करना है। सो आप लोगों को आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी हो। एंड जो इतने भी मतलब इंपॉर्टेंट रूल्स थे वो मैंने आपको बता दिए। बाकी पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा, आप देख लेना, चेकआउट कर लेना, अगर डाउनलोड करना हो डाउनलोड कर लेना। सो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो वीडियोज़ है वो आगे चल के अभी आने वाली है 1-2 दिन के अंदर। सो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।